हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। कल हमने आपको सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया था भाई। लगभग 70 के करीब विकल्प पहली यूनिट से हमने उठा लिए थे और सारे के सारे सॉलिड स्टेट अभी हम चलाएंगे। 4 से 5-6 वीडियोस के अंदर पूरा सॉलिड स्टेट कवर हो जाएगा। फिर हम लोग पहुंच जाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ भाई, ठीक है। तो अगर और किसी सेमेस्टर में भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी सॉलिड स्टेट है तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल 6 सेमेस्टर की ये पूरी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, तो ये आज आपका दूसरा दिन होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए सर जी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है। ध्यान से समझना, चप्पल अप्पल उतार दे रहा है, कतई डिटेल में समझाएंगे, यहां समझो। कई तरीके के विकल्प में आपको बॉन्ड दे रखे होंगे, जैसे एक होता है आयनिक बॉन्ड सर जी, ठीक है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन-डर-वाल्स, बहुत सारे बॉन्डेड, बहुत सारे फोर्स आपको दे रखे होंगे। आयनिक फोर्सेस सबसे ज्यादा भैया स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं? क्योंकि मान लिया ये लिखा हुआ है NaCl सर जी, ठीक है। Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला माइनस वाले को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा भाई। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं कौन से वाले? आयनिक वाले भाई, ठीक है। द क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस, यानी अक्रिय गैसों के जो क्रिस्टल होते हैं, आर ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं किनके लिए? तो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है, यानी जो यूवी लाइट होती है, आपने पता ही है लाइट कई तरीके की हमने आपको पढ़ा रखा है पिछले सेमेस्टर्स में। क्या क्या? जैसे यूवी लाइट होती है, ठीक है सर जी, जो हम लोगों को प्रकाश दिखाई देता है वो विजिबल लाइट होती है। इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो उन्हीं में से जो यूवी लाइट क्या हम लोगों ने बचपन से सुना, पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है। तो जो यूवी लाइट्स होती हैं उनके लिए जो इनर्ट का मतलब अक्रिय गैसें, रेयर गैसें, ठीक है, दुर्लभ कह लो, इनर्ट कह लो, निष्क्रिय कह लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब इसमें आती हैं। तो अक्रिय गैसें ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होती हैं। किनके लिए? अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश के लिए सर जी, ठीक है। विच वन ऑफ द बॉन्ड एग्जिस्ट इन आइस, आइस यानी बर्फ में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बर्फ में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। सभी को पता है भाई। जब कभी अभी हम आपको डिटेल में अगर बताएं, आप लोग बर्फ लाए होगे, कई बार ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ में बचपन में खूब होता था कि भैया बर्फ लेके आया 10 रुपए का सर जी, ठीक, 10 रुपए का बर्फ ले आया। गरीब आदमी थे, घर में फ्रिज था नहीं, ठीक है। और जब से हमने फ्रिज खरीदा तब से टाइम नहीं है, ठीक। पहले हमारी मम्मी कहती थी फ्रिज अगर होता तो इसमें कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, ठीक, इसमें आइसक्रीम रखते हैं, खूब खाते हैं बैठ के। उसके बाद भैया जब से फ्रिज ले आए तब से पोजीशन ये, किसी के पास टाइम ही रहता है। और मम्मी वगैरह है, उनके पैर में इतना मतलब दर्द वगैरह होता तो वो चढ़ के जाती, कुल मिला के वो पड़ा रहता सर जी, ठीक है। लेकिन हमारे जमाने में 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का ऐसे बर्फ लेके आया करते थे। तो जब बर्फ लाते थे तो वो बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन कभी कभी अगर भूल गए, उसे वाटर कूलर में ऐसे रख दिया तो वो पिघल के इतना सा पानी रह जाता था। क्यों? क्योंकि भैया जब बर्फ जमता है तो जो H2O के बॉन्ड होते हैं सर जी, ठीक है, जो H2O होता है, इसमें भैया होता है जैसे ये H2O है, इसमें आपस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं तो उनके बीच में हवा यानी एयर आ जाती है। ये जो एयर गैप्स होते हैं, इन वजह से बर्फ का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है, बर्फ का आयतन ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो हवा अंदर से निकल जाती है। जब हवा निकल गई भैया तो थोड़ा सा पानी हम लोगों को मिल पाएगा। तो जो बर्फ होता है यानी आइस होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है भाई, ठीक है। जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा चुके हैं सर जी, ठीक। विच वन, यहीं पर प्रॉपर हमने किताब रखी हुई है सर जी, पूरा रिसर्च के साथ में सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग डरना नहीं। ये देखो सर जी, किताब यहीं पर रखी हुई है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर दे रखा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दूसरा दे रखा था क्रिस्टल बाइंडिंग, ठीक है। तो क्रिस्टल बाइंडिंग के आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल बाइंडिंग पूरा सॉलिड का ही हिस्सा है, तो हम लोग इसे सॉलिड ही लेके चल रहे हैं। सॉलिड के अंदर जितने विकल्प बन सकते हैं वो सारे आपको करा रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 9th क्लास से बच्चों को सिखाया जाने लगता है भैया कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सभी को पता होगा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। HF के अंदर क्या होता है सर जी? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी भैया जो औकात का अंतर है वो बहुत ज्यादा होता है। हम हमेशा कहते हैं रिश्तेदारी और साझेदारी जो है वो बराबर बालों में करो। अगर आपने औकात से ज्यादा बड़ी जगह पे बारात कर दी, ठीक है, तब क्या होगा भाई? एक आदमी, ये कौन है? जो फ्लोरीन है, इसे जानते हो? जो कौन है ये भैया? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा भिखारी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है भीख मांगने की क्षमता। जो हमेशा चाहते हैं इन्हें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे जाए,
और हाइड्रोजन भैया देने की जुगाड़ में रहता है। तो हालांकि इन लोगों ने साझेदारी करी है, हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन वही वाली बात, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो ये फ्लोरीन भले ही साझेदारी करके बैठा, फिर भी ये आंशिक रूप से माइनस दिखाता है, ये पार्शियली प्लस दिखाता है, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि ये तो दूसरा, सॉरी सर जी, ये देखो आंशिक रूप से ये क्या दिखाने लगता है माइनस, ये आंशिक रूप से क्या दिखाने लगता है प्लस। जब दूसरा HF इनके पास आता है तो ऐसे जे भी प्लस दिखा रहा हो तो जे भी माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। HF और HF के बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है सर जी, ठीक है। तो HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है भाई, ठीक है। पढ़ रखा हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, वहां केमिस्ट्री में पढ़ा था, घूम फिर के है सब भाई। कुछ केमिस्ट्री, जैसे ये सॉलिड स्टेट है, आपने सेकंड सेमेस्टर में इसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अभी और बार-बार हमें तो बार-बार पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वही वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं सर जी वही कंटेंट क्यों नहीं डाल देते हो, कह दो कि सर जी यही कंटेंट, अबे यार वही वीडियो चेप दी, तो बनाने पड़ता है भैया, ठीक है। और थोड़ा सा एडवांस भी है सर जी, ठीक है, सेम वैसे नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज डायरेक्शनल, यानी कौन से जो बॉन्ड हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, तो सभी को पता है भैया, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट का मतलब साझेदारी वाले बॉन्ड होते हैं, वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। हमेशा क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन खींचे हुए रहते हैं उसकी तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड है भाई, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जो इसी को हम लोग बैलेंस बॉन्ड भी कह देते हैं, इसी को बैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड या बैलेंस बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं आपको, ये बिल्कुल नहीं लगेगा कोई जल्दीबाजी है, कुछ नहीं भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं भाई। अगर आप वाकई में MJP RU वगैरह वाले बच्चे जिनके पेपर डिस्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव हैं, जाके मौज काट दोगे, जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हैं, उन लोगों के लिए भी पूरा एप्लीकेशन पे जो कोर्स, जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं बैठे हुए, खुद यहाँ पर सारे नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लो भाई, सिर्फ पढ़ो बैठ के, ठीक है। द नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स प्रेजेंट इन अ सिंगल यूनिट सेल, सभी को पता है जो NaCl होता है, कल बताया था आपको कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। कैसा होता है भैया, FCC होता है NaCl, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब कितने होगा भैया, 4 इसके अंदर यूनिट सेल उपस्थित होंगे भैया। तो फेस सेंटर्ड के लिए 4 एटम्स होंगे, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड की मजबूती ताकत की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत है आयनिक बॉन्ड, अभी बताया, प्लस माइनस आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन होगा, उससे कम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड पे भैया ठप्पा ही लगा हुआ है यार, ये तो बॉन्ड है ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए ये तो नाजायज वाला बॉन्ड है भैया, कि H और F आपस में जुड़े थे, ये पति है, इनके ऊपर प्लस आ रहा, आंशिक, पत्नी, दोनों में आपस में लड़ाई हो रही, पता चला किसी और की पत्नी के ऊपर डोरे डाल लीजिए ऐसे करके, भैया तुझे नाजायज संबंध तो वैसे ही कमजोर है यार, किसी भी दिन पुलिस को पता चलेगा, पुलिस उठा ले जाएगी, इनके पति को पता चलेगा, आपस में लड़ाई हुई, हिच्चू मचेगा, तो ये तो वैसे ही बॉन्ड नहीं है यार। तो सबसे कमजोर कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही वीक बॉन्ड होता है भाई, ठीक है। चलो, देयर इज नो आयनिक बॉन्ड इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल सब्सटेंस, निम्न में से किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता, तो एक बेसिक नॉलेज आपको होनी भी चाहिए, फाइनल ईयर में हो, लेकिन उसके अलावा नहीं होता बॉन्ड। तो सभी को पता, जो भैया पानी होता है उसमें क्या होता है, ऐसे करके बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन जो है दोनों से साझेदारी करता है, तो इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है सर जी, ठीक है। विच वन ऑफ द बॉन्ड इज नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड कहा जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ही सेकेंडरी बॉन्ड कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड है ही नहीं, लटक है यार, अभी तो बता रहे तुम लोगों को यार, नाजायज वाला बॉन्ड है, तो ये कैसा बॉन्ड कहा जाएगा, सेकेंडरी बॉन्ड कहा जाएगा। द इनर्ट गैस क्रिस्टल क्रिस्टलाइज इन, यानी जो इनर्ट गैस का क्रिस्टल है वो किसमें क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। जितने भी इनर्ट गैस मतलब समझते हो अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, ये सारे के सारी अक्रिय गैसें होती है, इनके जो क्रिस्टल हैं वो फेस सेंटर्ड यानी FCC में क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं हम लोगों को। विच वन ऑफ द बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस बॉन्ड, अभी बताया आपको, कोवैलेंट बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को ही हम लोग बैलेंस बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को ही क्या कह देते हैं भाई, बैलेंस बॉन्ड कह देते हैं। फॉर वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस द वैल्यू ऑफ मेडलन कांस्टेंट, वन डायमेंशनल के लिए मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो 2 log 2 होती है या फिर 1.38 होती है। ये किसके लिए, वन डायमेंशनल के लिए है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो ये सीरीज, भैया मेडलन कांस्टेंट पूरा प्रूवमेंट करा चुके हैं, कोहेसिव एनर्जी ये सब कराया हुआ है हमने, तो आपको मजा आ रहा होगा भैया, ठीक है। हमने आपको बताया था 1.74 3D के लिए NaCl, वो भी सब आएगा इसमें भाई। तो यही जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है
वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एप्लीकेशन का यही फायदा है भाई, क्या है कि यहां पर आपको वही चीज थ्योरी देखने को मिल रही है। पेपर में लिखना, नोट्स बनाना नहीं बनाना, क्योंकि पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है ठीक है, लेकिन देखा करो बैठ के जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन्हें भी। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि भाई आपको देखने की, अब हमें नहीं बताना पड़ेगा। आप कहोगे सर जी हाँ 2 लाख 2 था तो उसे सॉल्व करके 1.38 आया तो था, आपने NaCl का एग्जाम पे लिया था 1D 2D 3D, वही वाला है, बिल्कुल आराम से आप लगा पाओगे भाई, ठीक है। अगला क्या, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। ट्राईवैलेंट का मतलब किसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। सभी को पता है नाइट्रोजन में भैया N2 में नाइट्रोजन जे आ गया, नाइट्रोजन जे आ गया। नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है, बनता है 2 और 5, 1 2 3 4 5 इनके पास, 1 2 3 4 5 इनके पास, 3 3 की साझेदारी होती, 5 और 3 8 इनके, 8 इनके, 3 3 की साझेदारी करते। फाइनल ईयर में हो भाई ये पता होना चाहिए। यानी कुल मिला के N2 कैसा होता है भैया? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनते हैं और ये बन जाता है ट्राईवैलेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालन क्षमता। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है? तो बढ़ेगी भाई, सीधी सी बात है। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होएगा। अरे किसी के भैया अगर तवा पे उठा किसी को बैठा दो क्या करेगा? आई रे आई रे आई रे, किसी के गरम गरम छुआओ क्या करेगा? भागेगा वो। तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयन भागना शुरू करेंगे, और जब आयन भागेंगे तो क्या होएगा? तो भैया करंट भी उनके संग में भागेगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, वायुमंडलीय दाब है जो कि 1 atm होता है, सीधी सी बात है। तो उस पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से वो बढ़ जाता है भाई, ठीक है। द क्राइटेरियन फॉर आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्राइटेरिया, तो अभी हमने आपको बताया। जैसे ये NaCl है, तो NaCl में Na के ऊपर प्लस क्यों है, Cl के ऊपर माइनस क्यों? क्योंकि इनकी औकात का अंतर है। औकात मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कभी भी तुमसे कोई कुछ मांगता हुआ नजर आए, समझ लेना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारा हमेशा से नियम रहा, हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब से बिजनेस की फील्ड में आए, अगर आपने यहाँ पे ये नियम बना के बैठा हम कभी लोन नहीं लेंगे, ठीक, कभी किसी से कुछ करेंगे नहीं, कोई बैंक से कनेक्शन नहीं रखेंगे, किसी से मतलब बातचीत नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं, तो खत्म हो जाओगे, तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। आप देखना किसी की अगर परचूनी की दुकान भी है तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितना उधार बांट देता होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो उधार नहीं देते, तो वो भिनकते हैं बैठ गए। यहाँ तक कि जितना बड़ा लेवल होगा, आप देखना अभी जैसे बल्ली पटला सरिया ये सब है, 5 लाख का आदमी माल उठाता है तो वो 3 लाख दे आता है, 4 लाख दे आता है। चलाना ही पड़ता है भाई, लेना देना, तो इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि कौन कितना बड़ा भिखारी है, कौन कितना ज्यादा मांग रहा है भाई, ठीक। विजय माल्या टाइप लोग कितने बड़ा भिखारी थे, मतलब 1200 करोड़ लेके भाग गए, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। कोई पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? विजय माल्या की। क्यों? इतना रुपया लेके भाग गए, भिखारी थे 1 नंबर के। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तब बनता है आयनिक बॉन्ड। यानी जिसकी भैया जो ज्यादा भिखारी होता है उसके ऊपर माइनस, जो भैया दे रहा है उसके ऊपर प्लस। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन सर जी, ठीक है। द मेडलन कांस्टेंट पढ़ा चुके हैं आपको। NaCl क्रिस्टल के लिए मेडलन कांस्टेंट निकलवाया था 1.748। याद करो अल्फा m से लिखा था, साथ में एक वैल्यू लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस तरीके से भाई जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जिनके लिए जो लोग ये सीरीज यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, वो लोग भी टेंशन ना ले, वो लोग डायरेक्ट याद करें। NaCl के लिए मेडलन कांस्टेंट 3D स्ट्रक्चर के लिए कितना होता है? 1.748 होता है भाई, ठीक है। डायमंड एंड सिलिकॉन्स आर कोवैलेंट। जाहिर सी बात है, डायमंड है, सिलिकॉन है। डायमंड क्या मतलब? डायमंड का मतलब कार्बन का अपर रूप है, बदला हुआ रूप है। सिलिकॉन है, कार्बन की भी बैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की बैलेंसी 4 होती है, तो सारे के सारे साझेदारी करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सीधी सी बात है। यूजुअली आयनिक क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट। जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, किसके लिए? तो भैया विजिबल लाइट के लिए। जैसे जो अक्रिय गैसें थी, इनर्ट गैसेस थी, जहां से हमने शुरू किया था, वो अल्ट्रावायलेट के लिए, पराबैंगनी के लिए थी, वैसे ही ये किसके लिए है? विजिबल लाइट के लिए है भाई, ठीक है। अगला क्या है? अगला है द एक्सप्रेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। ये याद कर लेना भैया, बल्क मॉडुलस क्या होता है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? K बराबर m0 Q स्क्वायर n-1 बटे में 72 पाई एप्सिलॉन 0 R0 की पावर 4। ये फार्मूला होता है बल्क मॉडुलस का आयनिक क्रिस्टल के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी मेडलन कांस्टेंट NaCl के लिए 1.748 होता है, सीजियम क्लोराइड के लिए 1.762 होता है, जिंक सल्फाइड के लिए 1.638 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेडलन एनर्जी आपको बताया था हमने कि भैया
जो मेल्टन कांस्टेंट के लिए जो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहेंगे, मेल्टन एनर्जी कहेंगे। ये फार्मूला होता है माइनस का m0 q स्क्वायर n बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0। ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहा हो, इसी तरीके के कुछ कांस्टेंट्स हम लोग गुणा करते हैं तो मेल्टन कांस्टेंट को निकाला करते थे सर जी, ठीक है। द आयनिक बॉन्ड्स आर आल्सो नोन, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उन्हें और क्या कहते हैं, तो भैया उन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जरा ध्यान से समझना, विद्युत संयोजी का मतलब क्या, प्लस माइनस है, तो उन्हें आयनिक बॉन्ड तो कहते ही हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं, साथ में इंटरपोलर बॉन्ड भी कह देते हैं। इंटरपोलर मतलब आपस में पोलर है, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, तो इंटरपोलर बॉन्ड भी कह देते हैं। व्हाट इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल बाइंडिंग, यानी किसका जो एग्जाम्पल है वो सही नहीं है अगर हम बात करें क्रिस्टल के लेवल पे भैया। तो यहां पे लिखा हुआ है मेटालिक क्रिस्टल जर्मेनियम का, तो भाई जर्मेनियम का क्रिस्टल मेटालिक नहीं होएगा, क्यों, सभी को पता है जर्मेनियम का एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक है, पूरी तरीके से ये धातु तो है नहीं, तो मेटालिक नहीं होता है। यही पूछ रहा, नॉट करेक्ट, तो ये वाला भैया करेक्ट नहीं है। जो जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है वो सेमीकंडक्टर की फॉर्म में होता है, मेटल की फॉर्म में नहीं होता है सर जी, ठीक है। उसके बाद द एक्सप्रेशन ऑफ लेनार्ड जोन्स, अब लेनार्ड जोन्स यहां पूरा नाम लिखा हुआ तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसी को एलजे पोटेंशियल, लिक्विड एलजे पोटेंशियल भी कह देते हैं भैया, एल और जे पोटेंशियल लिख के आ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है भैया, बी आर बराबर 4 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपान आर की पावर 12 माइनस सिग्मा अपान आर की पावर 6, ये फार्मूला इसके लिए होता है। जहां पे सिग्मा क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है, एप्सिलॉन क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स है सर जी, ठीक है। उसके बाद द रेडिएशन यूज्ड फॉर पाउडर मेथड, जो पाउडर मेथड होता है, आपको पढ़ाया हमने, पाउडर मेथड पढ़ाया है, लाए का मेथड पढ़ाया हुआ है, ये सारे मेथड क्या है, तो इसमें जिसका इस्तेमाल करा जाता है वो रेडिएशन कैसा होता है, तो वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, सारी जो वेव्स जा रही हैं उनमें फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो मतलब कलांतर जीरो। कलांतर क्या होता है भैया, चलने के तरीके में अंतर, कला में अंतर, कलांतर कहलाता है सर जी। ये देखो, मान लिया एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, तो ये जो इनके चलने में अंतर आ रहा है यही क्या होता है, कलांतर होता है। तो अगर फेज डिफरेंस जीरो है, सब एक जैसे चल रहा है, तो उन्हें मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी कह देते हैं। द एटम्स रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक, कल आपको बताया था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो रेडियस होती है वो भैया एज लेंथ की आधी होती है। एज लेंथ क्या होता है, किनारे की लंबाई ए है तो उसकी आधी रेडियस हो जाएगी a/2 भाई, ठीक है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर्ड, भैया बॉडी सेंटर्ड है तो कितना होगा, 2 होगा, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होगा, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होगा भाई, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड तो 4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा हैज नो सॉल्यूशन, यानी कौन सी कंडीशन है जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते भाई, तो कब नहीं कर सकते, जब कभी भी जो लैम्डा यानी वेवलेंथ, जो प्रकाश आ रहा है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है अगर वो कम है 2d से भैया, जो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है उसके दुगने से अगर ये वैल्यू कम है तो फिर इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। चलो सर जी, अगला क्या, विच मेथड हैज बीन यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम, तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम समझते हो भैया, तो एंजाइम है, उत्प्रेरक है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं भैया। तो जो एंजाइम 12th में पढ़े होंगे, छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो जो एंजाइम होते हैं, बहुत विशेष प्रकार के एंजाइम जो है विशेष प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस को करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं सर जी, ठीक है। तो एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर है उसे पता करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पाउडर मेथड का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस, तो पाउडर जो मेथड है वो दिया किसने है, तो वो डेबी और सीरियल ने दिया है। किसने, डेबी और सीरियल ने दिया है। उसके बाद विच इज द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, अब आपको पता होना चाहिए कि भैया फार्मूला क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन का फार्मूला होता है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। अब सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन n होता है, तो n की जगह 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d sin थीटा बराबर लैम्डा बचेगा भैया। तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो ब्रैग्स इक्वेशन होती है वो d sin थीटा बराबर लैम्डा होती है भाई, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए, लगभग भैया 30-35 क्वेश्चंस और कवर कर लिए हैं। कल हम लोगों ने लगभग 70 के करीब क्वेश्चंस कवर करे थे, 30 के करीब आज, यानी 2 दिन में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं भाई,
काहे के ये जो अपना फर्स्ट पेपर है सर जी, ठीक है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो अपना फर्स्ट पेपर है 6 सेमेस्टर का, इसके 100 के करीब क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कल 30-35 क्वेश्चंस आपको और कराएंगे और उसके बाद आपका जो सॉलिड वाला इधर का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा सर जी, ठीक है। अब सर जी इतने कम इसमें प्रैक्टिस आपने कराई नहीं, अभी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, सब्र तो रखो यार थोड़ा सा। तो कुल मिला के जितने भी हम करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद में मॉडल आएंगे उनसे प्रैक्टिस कराएंगे, पुराने पेपर्स को सॉल्व कराएंगे, जितनी प्रैक्टिस करा पाएंगे भाई अंधाधुंध कराएंगे। 6 सेमेस्टर की वीडियो डेली शाम को, फिजिक्स की भैया ये वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कल पहली वीडियो थी, जो लोग पहली बार देख रहे हो आज दूसरी वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह पे। थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, अभी बिल्कुल नया कोर्स है, हालांकि लॉन्च करे हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन भाई टाइम नहीं मिल पाया हमें, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी थे, अलग अलग सिनेरियो बने, अलग अलग कंडीशनें रही, लेकिन ओवरऑल कभी कंटेंट नहीं था, कभी हम नहीं थे, लेकिन ओवरऑल अब कंटेंट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्टिव भी सब कुछ एक जगह पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर सकते हो। अभी होली है जब तक, तब तक सिर्फ आधा 50% ऑफ कर रखा उस पर भी सर जी, ठीक है, तो चाहो तो वहां पे एनरोल कर सकते हो, वरना ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप जाओगे, BDKDN BSc सर्च कर लोगे, वहां पर ये ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज पूरी मिल जाएगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर 9 बजे मुलाकात करेंगे फिजिक्स के क्लास के साथ 6 सेमेस्टर, तब तक के लिए धन्यवाद। 2nd और 4th सेमेस्टर वाले बच्चे, अगर आज आपकी वीडियो नहीं आ पाई तो नाराज नहीं होना है, थोड़ा सा माफ कर देना भाई, जाहिर सी बात है 6 सेमेस्टर वाले इतने दिनों से परेशान हो रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा सा 6 सेमेस्टर पे ध्यान दे लेते हैं। 2nd 4th का तो वैसे ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। चलिए सर जी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।